जी, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज की पहली शीट की खत्म हो जाएगी आज, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करने की आज की कहानी। ठीक है जी। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, a इंटू बी बराबर कांस्टेंट। दो संख्या को प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। क्या आपको कल का कंसेप्ट समझ में आया था? उस पर मैंने सवाल भी करवा दिया, तो हम आगे चलेंगे भैया। ठीक है भाई, आगे के टाइप करेंगे हम आज। सवाल नंबर 104, अगला टाइप आपके सामने मैं फेंक के मारने वाला हूं, सुनिएगा। ठीक है, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है जी। 104, ए रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स ए हाउस वाइफ टू बाई 6 kg मोर फॉर 2720। द रिड्यूस प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। घटी हुई कीमत कितनी है? देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। और मैं आपको दोनों ही तरीके चलो बता देता हूं एक बार, लेकिन ध्यान सुनिएगा। पहले तो सवाल की लैंग्वेज समझना ही बहुत जरूरी है। बोला है गेहूं की कीमत में 15% की कमी हो जाती है तो एक हाउसवाइफ को 2720 रुपए पे 6 किलो गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम हो जाती है। वो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करो। देखो, एक हाउसवाइफ के पास 2720 रुपए हैं, तो 2720 रुपए में हाउसवाइफ कुछ चावल खरीदती है ना। लेकिन हुआ क्या, एक दिन चावल का दाम 15% कम हो गया। पैसा हाउसवाइफ पहले भी 2720 खर्च कर रही थी, हाउसवाइफ अभी भी 2720 रुपए खर्च कर रही है चावल पे, लेकिन चावल का प्राइस 15% कम हो गया। पैसा आप उतना ही खर्च कर रहे हो, सेम 2720 रुपए ही खर्च कर रहे हो। तो आपको भैया जब चावल का प्राइस कम हो गया तो आपको 6 किलो गेहूं जो एक्स्ट्रा मिल जाता है, गेहूं है सॉरी। तो भाई आप 2720 रुपए खर्च करके कुछ गेहूं खरीद के लाती एक बेचारी लेडी हाउसवाइफ। अब गेहूं का प्राइस 15% कम हो गया तो अभी भी वो 2720 रुपए ही खर्च करती है। तो सेम पैसा खर्च करके चूंकि प्राइस कम हो गया, 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? दो तरीके हैं। तो इस सवाल में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। पहले भी 2720 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी भी 2720 रुपए खर्चा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई गेहूं की कीमत कितनी घट गई? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जी 3/20। 3/20 का मतलब मेरे दोस्तों, प्राइस अगर 20 था पहले तो 20 से 17 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 17/20। यानी कि पहले मेरे दोस्तों अगर वो हाउसवाइफ 70 यूनिट गेहूं खरीद रही थी तो अब कितना खरीद रही है? 20। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया? कितने गेहूं एक्स्ट्रा खरीद पा रही है? 3 यूनिट। 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रही है सेम पैसा खर्च करके। कितने किलो गेहूं एक्स्ट्रा खरीद पा रही है बेचारी? 6 किलो। तो भाई पहले अगर 70 यूनिट गेहूं खरीद पा रही थी, 20 यूनिट खरीद पा रही है, 3 यूनिट एक्स्ट्रा। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रही है? 6 किलो। तो 3 की वैल्यू 6 किलो है, दुगुना। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? दुगुना, यानी कि 34 kg। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो इनिशियल कंजम्पशन है, इनिशियल कंजम्पशन वो 34 किलो है। जो इनिशियल कंजम्पशन है, जो इनिशियल खपत है वो 34 किलो है। यानी कि पहले हाउसवाइफ 34 किलो गेहूं खरीद पाती थी और अब कितना गेहूं खरीद पाती है? 20 यूनिट। 3 की वैल्यू 6 दुगुना, तो 20 की वैल्यू दुगुना होगी 40 kg। यानी कि अब हाउसवाइफ सेम पैसा खर्च करके 40 किलो गेहूं खरीद पा रही है। ये फाइनल खपत है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से दो सवाल ये बन सकते हैं कि उसका इनिशियल खपत कितनी है? 34 किलो की। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि शुरुआत में उसको 34 किलो ही गेहूं मिल रहे थे 2720 रुपए खर्च करके। आज उसको 2720 रुपए खर्च करके 40 किलो गेहूं मिलेंगे, 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दो सवाल तो यहां से ये बन सकते हैं। सवाल में पूछा है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि गेहूं की ओरिजिनल कीमत क्या है, गेहूं का ओरिजिनल प्राइस क्या है, गेहूं की मूल कीमत क्या है, गेहूं की मूल कीमत क्या है, अगर आपसे यह पूछा होता तो भाई आप 2720 रुपए ही खर्च कर रहे हो। आपने अपना खर्चा नहीं बदला, 2720 रुपए ही खर्च कर रहे हो मेरे प्यारे भाई। लेकिन शुरुआत में आपको 34 किलो गेहूं मिल रहे थे।
2720 रुपए खर्च करके आपको 34 किलो गेहूं मिल रहे थे, तो 1 किलो गेहूं कितने का है बटे 34, 34 से भाग दे देंगे। 1 किलो गेहूं इतने का है, कितनी बार चला गया 8 बार, यानी कि 80। तो गेहूं का जो ओरिजिनल प्राइस था, जो मूल कीमत थी, जो और मूल प्राइस था, वो 80 रुपए पर केजी था। सवाल में आपसे पूछा गेहूं की घटी हुई कीमत, रिड्यूस प्राइस। भाई गेहूं का प्राइस बाद में घटा दिया ना, 15% कम कर दिया, तो गेहूं का जो नया प्राइस है, जो गेहूं की नई कीमत है, या फाइनल प्राइस है, या गेहूं की घटी हुई कीमत है, वो कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, वो होगी कि सर आप 2720 रुपए ही खर्च कर रहे हो, खर्चा आपने नहीं बदला है, लेकिन पहले आपको 34 किलो गेहूं मिल रहा था, अब आपको कि गेहूं की कीमत 15% कम हो गई है, तो आपको 2720 रुपए खर्च करके 40 किलो गेहूं मिल रहा है। तो 2720 रुपए में आपको 40 किलो गेहूं मिल रहा है, तो 1 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी मेरे दोस्तों? 2720 को 40 से भाग देंगे, जीरो चला जाएगा, 4 6 24, 4 8 32, 68 रुपीज पर केजी। तो गेहूं की जो घटी हुई कीमत है वो 68 रुपए पर केजी होगी। तो यहां से 4 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल कि गेहूं कितना मिलता था पहले घरवाली को? 68, 34 केजी, अब कितना मिल रहा है? 40 केजी। रिपीट नहीं कर सकता भैया, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन हो सकता, बाहर में जाओ। गेहूं का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 80 रुपए पर केजी। अब गेहूं की घटी हुई कीमत क्या होगी? 68 रुपए पर केजी। यहां से चारों चीज पूछी जा सकती है। आपसे सवाल में केवल ये पूछा था, ये वाला, तो आपको केवल यही कैलकुलेट करना है, केवल आपको यही कैलकुलेट करना है, सब कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई इसका एक तरीका करने का। जो बच्चा कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आया है, ना रिवीजन करके आया, उसको आज का बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, और भगवान करे उसको समझ आए भी ना, बिल्कुल भी। जो मेहनत नहीं करता वो बर्बाद रहे, बेरोजगार, भीख मांगे। जो मेहनत नहीं करेगा वो आदमी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो ये सवाल को करने का एक तरीका है। अब इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट तरीका, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक हाउसवाइफ को 2720 रुपए में 6 किलो गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की पर किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? सवाल का मतलब समझते पहले कि एक हाउसवाइफ के पास 2720 रुपए है। इस 2720 रुपए को लेकर वो मार्केट में जाती है तो उसे कुछ गेहूं मिलेगा, लेकिन एक दिन वो दोबारा मार्केट में गई सेम 2720 रुपए लेकर ही, लेकिन गेहूं की कीमत 15% कम हो गई है। आप अपना खर्चा नहीं बदल रहे, 2720 रुपए ही खर्च कर रहे हो, पहले भी 2720, आज भी 2720। तो भाई गेहूं सस्ता हो गया, खर्चा आप 2720 रुपए ही कर रहे हो, तो इसकी वजह से हाउसवाइफ को 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि गेहूं सस्ता हो गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये 6 किलो एक्स्ट्रा गेहूं क्यों मिला हाउसवाइफ को? तो आप कहोगे सर गेहूं का प्राइस कम हो जाने की वजह से। गेहूं का प्राइस कितना कम हुआ है? गेहूं का प्राइस 15% कम हुआ है, यानी कि 15% पैसा देने की जरूरत थी ही नहीं, आपने फिर भी 2720 रुपए दिया, पूरा पैसा दिया, उसी की वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला है। ये 6 किलो गेहूं जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, किस प्राइस पर मिला है? घटे हुए प्राइस पर। भाई गेहूं की कीमत 15% कम हुई है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी कि अगर गेहूं का प्राइस पहले 20 था, अगर गेहूं का प्राइस पहले 20 था, तो 20 से 3 घटके 17 हो गए, गेहूं के प्राइस का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो ये जो गेहूं आपको एक्स्ट्रा मिला होगा तो घटे दाम पर मिला होगा ना, अगले दिन जब वो मार्केट में गई तो गेहूं की कीमत घट चुकी है। तो 6 किलोग्राम गेहूं का जो नया प्राइस है, जो घटा हुआ प्राइस है, वो क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 6 किलोग्राम गेहूं का जो रिड्यूस प्राइस होगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई बालक ये सोच सकता है कि खर्चा आप 2720 रुपए ही कर रहे हो, गेहूं की कीमत 15% कम हो गई, तो 6 किलो गेहूं जो एक्स्ट्रा मिला है क्यों मिला है? गेहूं का प्राइस 15% कम हो जाने की वजह से, यानी कि आपको 15% पैसा देने की जरूरत ही नहीं थी, आपने फिर भी दिया, उसकी वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला। तो 6 किलो गेहूं का जो प्राइस होगा वो 2720 रुपए का 15% होगा। 2720 रुपए का 15%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 किलो गेहूं की जो घटी हुई कीमत होगी वो डायरेक्ट 2720 रुपए का 15% होगी। एक सेकंड में सवाल सॉल्व।
अगर 6 किलो गेहूं का रिड्यूस प्राइस 2720 का 15% आपसे पूछा प्रति किलोग्राम, 1 किलो गेहूं की घटी कीमत, तो 1 किलो गेहूं का रिड्यूस प्राइस क्या होगा 1 किलो का, तो बटे 6 कर देंगे। आप बोलोगे हैं सर 6 से भाग कर देंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। आप बोलोगे हाँ जी सर ये जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, अभी ये 3 से 6 तो 2 बार चला जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो 4 छिक 24 और 4 अट्ठे 32, 68 रुपीज। तो 1 किलो गेहूं का जो रिड्यूस प्राइस है वो 68 रुपये आ गया, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये है बेस्ट तरीका, ठीक है ना, रेशियो से ज्यादा बेस्ट तरीका है लॉजिकली। तो अगर आपसे गेहूं की घटी हुई कीमत पूछा जाए तो 68 रुपये पर केजी आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, ये लाइन लिखने की जरूरत थोड़ी ना आती, सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है। हां, अगर इस सवाल में गेहूं की घटी हुई कीमत ना पूछ के बच्चों आपसे पूछ ले गेहूं की ओरिजिनल मूल कीमत बताओ, कि गेहूं का ओरिजिनल प्राइस क्या है, मूल कीमत बताओ, ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आप बताते क्या भाई, अगर गेहूं का प्राइस पहले 20 था तो 15% घटने के बाद 17 हो गया। आप पहले गेहूं का घटा हुआ प्राइस ही निकालोगे 68 रुपये, गेहूं की जो घटी हुई कीमत है 68 रुपये पर केजी, ये फाइनल प्राइस आएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद क्या है फाइनल प्राइस, तो 17 की वैल्यू बच्चों 68 है 4 गुना, तो ओरिजिनल प्राइस भी 20 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 80 रुपए। तो गेहूं का ओरिजिनल प्राइस भी आप निकाल सकते थे 80 रुपए पर केजी, अगर पूछा होता। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है जी, चलो ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मींस का, बस डाटा चेंज है। जल्दी से करके बताइए 1 सेकंड में। चावल का प्राइस 25% कम हो जाता है तो एक आदमी उतना ही पैसा खर्च करके 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है, चावल का प्रति किलोग्राम यहां पे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, वास्तविक मूल्य पूछा है, बताओ जल्दी से। ठीक है, शीट नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है प्रशांत, नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड करते हैं। फाइनल प्राइस नहीं पूछा, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, जल्दी से बताओ सब बच्चे। सी ऑप्शन आ गया 60 रुपये पर केजी, कर सकते हैं, ये बताइएगा। इसको भी आप मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ये परसेंटेज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। और मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं और इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको केवल शीट लगानी है, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 तरह के मास्टर है मार्केट में, वो आधा अधूरा पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है जैसे, तो उन्होंने बस सिलेबस का ये हिस्सा पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये इतना पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी बच्चा खुद प्रीवियस ईयर का इतना प्रीवियस ईयर है इतना सारा, और फिर वो पूरा प्रीवियस ईयर लगा रहा है, ये सब लगा रहा है सब। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी शीट है इतनी इतनी, बाकी टीचर्स है दुगुनी साइज की लगभग, और मैं आपको ये सारा करा रहा हूं, सारा ये सारा हो गया सारा। तो ना ये करने की जरूरत ना ये करने की जरूरत, सब कुछ इसी में है। समझ में आया? तो इसका आंसर सभी का आ रहा है बी ऑप्शन, इसमें भी ओरिजिनल प्राइस पूछा 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, करो ये वाला मैं बताऊंगा। 107 सनी ओरिजिनल प्राइस पूछा बेटा, ओरिजिनल प्राइस। ए फैमिली स्पेंड 240 पर मंथ टू बाई शुगर, एक फैमिली चीनी खरीदने पर परिवार हर महीने 240 रुपए खर्च करता है। ए राइस, एक परिवार है हर महीने चीनी पर 240 रुपए खर्च करता है। ए राइज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर कंपेल्स द फैमिली टू रिड्यूस द मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 1.5 kg एज इट डिसाइड टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी। तो परिवार चीनी पर 240 रुपए खर्च करता है। अब चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया, चीनी का जो प्राइस है 25% बढ़ गया, तो फैमिली को मेरे दोस्तों अपना कंजम्पशन 1.5 kg कम करना पड़ा, 1.5 kg डिसाइड कम करना पड़ा फैमिली को, अपना कंजम्पशन जो है वो 1.5 kg कम करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि फैमिली जो है सेम अमाउंट खर्च कर रही है चीनी की कमोडिटी पर, यानी कि 240 रुपए। एक फैमिली पहले भी 240 रुपए खर्च करती थी, आज भी 240 रुपए खर्च करती है। अब चीनी महंगी होगी, 25% महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है फैमिली को 1.5 किलो चीनी कम खानी पड़ेगी। तो चीनी अपने ने चीनी फैमिली ने अपनी खपत 1.5 किलो कम कर दी चीनी की। चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस क्या है, चीनी का इंक्रीज्ड प्राइस क्या है? तो भाई साहब क्या आपको पता नहीं है 1.5 किलो चीनी का जो फाइनल प्राइस होगा, जो आपने 1.5 किलो चीनी, 1.5 किलो चीनी कम क्यों मिली है? तो आप कहोगे सर चीनी का प्राइस बढ़ जाने के कारण। तो 1.5 किलो चीनी का जो फाइनल प्राइस है, डायरेक्ट 1.5 किलो चीनी का जो फाइनल प्राइस है वो क्या होगा? 240 रुपए का 25%। चीनी का प्राइस 25% बढ़ जाने के कारण ही आपको 1.5 किलो चीनी कम मिली है। तो 1.5 किलो चीनी का जो बढ़ा हुआ प्राइस होगा वो डायरेक्ट 240 का 50% होगा, 240 का 25% होगा, यानी कि 1/4। ये 1.5 किलो चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस है, तो 1 किलो चीनी की कीमत क्या होगी? बटे 1.5। तो 1.5 चौका 6, 240 को 6 से भाग करेंगे 40, तो 40 रुपी पर केजी चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस है। सी ऑप्शन आंसर, खत्म। अगर आपसे पूछा होता चीनी का ओरिजिनल कीमत बताओ, ओरिजिनल कीमत बताओ, ओरिजिनल प्राइस है, तो चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस है। चीनी का प्राइस बढ़ा कितना है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि चीनी का प्राइस अगर पहले 4 था तो जो प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो गया। चीनी का फाइनल प्राइस क्या है? 40 रुपये। हमेशा फाइनल प्राइस आएगा, 5 की वैल्यू 40 है, फाइनल प्राइस ही क्यों आएगा? कि आपने जो 1.5 किलो चीनी ये कम खरीदी है, ये 1.5 किलो चीनी जो आपको कम मिली है, ये रिड्यूस प्राइस पर है, सॉरी फाइनल प्राइस पे है। तो 5 किलो 40 से 8 गुना, तो 4 की वैल्यू 8 गुना, यानी कि 32। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 30 रुपये पर केजी था, अगर आपसे पूछा होता तो। खत्म। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है। जिसको नहीं समझ में आई है वो स्किप कर दो। ठीक है, इससे ज्यादा इसको टाइम दिया ही नहीं जा सकता समझाने के लिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 108। देखो 3 क्वेश्चन है अब इसके, 3 क्वेश्चन है अब इसके बाद। इसी कंसेप्ट पे हैं, a गुणा बी बराबर कांस्टेंट और ये मिसलिनियस है। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन है भाई इसके बाद, और ये तीनों मिसलिनियस है, एक एक लैंग्वेज पर एक एक सवाल है। करिए जल्दी से। प्राइस ऑफ मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाई 1%। जेड स्क्वायर मॉल का जो टिकट प्राइस है 1% घट गया, लेकिन टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 83:1/3% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी भाई सिनेमा हॉल में सीट जो बढ़ा दी गई है। यदि अब सिटिंग कैपेसिटी, वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है ना, सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज्ड 350, इंक्रीज्ड 2 आएगा। If the sitting capacity has now increased to 350, then find how many seats were increment in cinema hall. सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ाई गई हैं? देखिएगा, सिनेमा हॉल का जो बिजनेस होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? सिनेमा हॉल वाले जो पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू मतलब कमाई, पैसा, तो रेवेन्यू होता है कि टिकट प्राइस कितना रखा है आपने, टिकट का प्राइस कितना है इनटू सिनेमा हॉल में कितनी सीट है, सिनेमा हॉल में कितनी सीट है मेरे प्यारे भाई। ये सिंपल सा बेसिक फंडा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हर आदमी जानता है, अनपढ़ आदमी भी जानते हैं। अब गदर 2 फिल्म आने वाली है, सब देखेंगे। टिकट गदर का 200 रुपए का गया और एक सिनेमा हॉल में 80 लोग देखने गए, तो कितना कमाएगा सिनेमा हॉल वाला? 16,000 रुपए कमाएगा मेरे प्यारे भाई। एक टिकट 200 रुपए का है, 80 लोग देखने गए तो 16,000 रुपए कमा लेगा, सिंपल सा फंडा है। तो भाई इस सवाल में क्या बोला? इस सवाल में ये बोला है कि टिकट का प्राइस 1% कम कर दिया गया, फिर भी कमाई 83:1/3% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सीट बढ़ाई गई हैं। देखो, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए सिटिंग कैपेसिटी की वैल्यू निकाले। सिटिंग कैपेसिटी कैसे आएगा? जब मैं रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग दूंगा। अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग दूंगा तो सीटों की संख्या का रेशियो आएगा डायरेक्ट। भाई मैं अगर यहां पे ध्यान से देखूं तो आपका जो कमाई है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो कितना बढ़ गया? 83:1/3%। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 5/6। मैं आपको समझा चुका हूं पहले बहुत प्यार से। 16 सही 2/3% का 5 गुना है। मतलब रेवेन्यू अगर पहले 6 था तो 6 से 5 बढ़ के 11 हो गया रेवेन्यू इस रेशियो में चेंज हुआ। जबकि टिकट का प्राइस 1% कम हो गया, 1% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/100।
यानी कि जो टिकट का प्राइस था मेरे प्यारे भाई, अगर वो टिकट पहले 100 का था तो 1% कम हो गया, टिकट अब 99 का हो गया मेरे दोस्तों। तो भाई जब मैं इनको भाग करूंगा तो किसका रेशियो आएगा, रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग करूंगा तो सीटों की संख्या का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। प्रिया यही बेसिक है, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं होता। तुमको बेसिक और चाहिए तो जाकर स्कूल में एडमिशन ले लो, यही बेसिक है इस सवाल का। पता ना कौन सा बेसिक चाहिए। 6 को 100 से भाग देंगे 3/50। अरे कौन सा बेसिक बताऊं अब, 11 से 99 काटेंगे 1/9। अरे कौन सा बेसिक बताओ, बताओ तो सही। कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। ये आया, रेशियो को सिंप्लीफाई करना तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9×27 रेशियो 50, ये सीटों की संख्या का रेशियो आ गया है। फॉर्मूला लिख दिया, लैंग्वेज को 2 बार पढ़ दिया हिंदी इंग्लिश में, रेशियो को भाग करना पहले ही सिखा रखा है, और क्या सिखाऊं। नहीं आ रहा तो भाड़ में जाओ, मुंह फुका लो अपना। यानी कि अगर सीट पहले 27 थी तो 27 से बढ़ के सीट 50 हो गई। क्लियर है। तो सीट बढ़ी कितनी है, 27 से 50। सिलेबस नहीं पूरा होने देंगे राक्षस ये। सीट 27 से 50 होगी, सीट कितनी बढ़ी है, 23। तो आंसर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। ये 23 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 23 से कटता, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। अभी प्रेजेंट में सीटों की संख्या कितनी, 350। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी प्रेजेंट में 350 सीट है, बढ़ने के बाद कितनी कर दी, 350। 50 की वैल्यू 350, पहले 27 सीट थी, अब 50 यूनिट हो गई है, ठीक है ना। तो 350 है 7 गुना, तो 23 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 161 सीट सिनेमा हॉल में बढ़ाई गई हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कल का लेक्चर पढ़ के आया करो, कल का लेक्चर ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है, जल्दी करिए, फटाफट फटाफट करो, ठीक है, शीट खत्म करनी है ये आज। When the price of an item was reduced by 35%, जब एक वस्तु की कीमत 35% कम की गई तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। अगर रेवेन्यू जो कलेक्शन है आपका, जो कमाई है, वो 17% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, तो आपसे पूछा X का मान क्या है, बताओ बच्चों। बहुत बेसिक सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़े बिजनेस की समझ होनी चाहिए कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं, तो जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो बेचने से जो आपको रेवेन्यू मिलता है, जो कमाई होती है, वो कैसे होती है। रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुणा सेल, यही तो होता है, रेवेन्यू बराबर प्राइस गुणा सेल। भाई आप कोई वस्तु बेचते हैं, उस वस्तु का प्राइस कितना है और कितनी वस्तु बिकी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कमाई आएगा। जैसे आप खिलौनों की दुकान है, आप खिलौना बेचते हैं, एक मेंढक बेचते हैं, खिलौने का मेंढक है 25 रुपए का एक मेंढक, और आपने 8 खिलौने बेचे, 8 खिलौने, तो कितनी कमाई होगी, 200 रुपए की कमाई होगी। एक खिलौना 25 रुपए का है, आपने 8 खिलौनों की बिक्री करी, सेल मतलब बिक्री करी, तो कमाई कितनी होगी, 200 रुपए। तो ये कंसेप्ट है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि भैया खिलौना बेच के पैसा कैसे कमाते, वो नहीं समझ सकता इस चीज को। इस सवाल में दिया क्या है, इस सवाल में वस्तु की कीमत में चेंज दिया है, सवाल में आपके रेवेन्यू में चेंज दिया है। पूछा क्या है कि बिक्री में कितना चेंज आया, बिक्री में क्या चेंज आया, ये पूछा है। तो भाई क्या आप कर नहीं सकते, हमने आपको सिखाया नहीं है कि अगर बिक्री में चेंज निकालना तो कैसे निकलेगा, रेवेन्यू के रेशियो को भाग लगाना होगा, गुणा में तो इधर आएगा बट्टे में प्राइस में, रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। क्लियर। तो एक बोला कि एक वस्तु कीमत 35% कम हो गई और उसकी बिक्री X% बढ़ी, रेवेन्यू 17% बढ़ गया। 17% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 17% बढ़ने का मतलब कमाई 17% बढ़ गई, यानी कि अगर पहले 100 था तो अब 117 हो गया, 117। आप बोलोगे हाँ जी सर। वस्तु कीमत 35% कम होगी, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 7/20 है ना। वस्तु कीमत 35% कम हो गई, यानी कि वस्तु का प्राइस अगर पहले 20 था, वस्तु का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम हो गया, 20 से 7 कम हो गया 13। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 13। ठीक है। ये बच्चे अगर ऐसा बेरोजगार लोग हैं, बिजनेस की समझ कहां से होगी। तो बेटा ये जो तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो ना, ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जो भी आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी में जा रहा है
वो या तो सरकार का बिजनेस संभालने के लिए या पब्लिक का बिजनेस संभालने के लिए ही तो जा रहा है, अपना तो कुछ नहीं कर रहा वो। आप अगर इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो क्या काम है आपका कि लोग जो बिजनेस करके जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स ठीक से लेना, तो टैक्स की समझ होनी चाहिए। जब आपको ये नहीं पता कि लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, उनकी कमाई का जरिया क्या है, तो आप क्या टैक्स कलेक्ट करोगे। कोई आदमी सरकारी बैंक में जा रहा है या एलआईसी में जॉब लग रही है उसकी, तो एलआईसी क्या, एलआईसी बिजनेस ही कर रही है, तो एलआईसी के बिजनेस को संभालने के लिए तो जा रहे हैं। अल्टीमेटली आप किसी दूसरे के पर्सन को, आप खुद ना बिजनेस करके दूसरे आदमी के बिजनेस को संभालने के लिए सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। कोई रजिस्ट्रार है, तहसीलदार है, तहसीलदार क्या है कि भाई एक आदमी ने चीज खरीदी दूसरे ने बेची है, उनके बीच का जो सेटलमेंट करा रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं होगा कि भाई जमीन कैसे खरीदी बेची जाती है, तो क्या वो कागजी कार्रवाई करेगा। सरकारी नौकरी में वही तो लोग जा रहे हैं जो खुद का बिजनेस करने में सक्षम नहीं है या रिस्क नहीं ले सकते, तो भाई अपना नहीं कर सकते तो दूसरों का कर लेते हैं। चलो आपसे ये दलील पेश नहीं कर सकते आपकी, सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये दलील पेश करने के हकदार नहीं हो आप। जब आपको ये आता ही नहीं तो सरकार बोलेगी जब तुझे कुछ आता ही नहीं तो हम क्यों रखे भाई। ठीक है, तो रेवेन्यू के रेशियो को अगर आप प्राइस के रेशियो से भाग देंगे तो सेल, बिक्री का, वस्तु की बिक्री का अनुपात आ जाएगा। जो भी आपको कैलकुलेट करना होता है उसके लिए बिक्री का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो 100 को 20 से भाग देंगे 5 और 117 को भाग देंगे 13 से 9। यानी कि अगर पहले सेल 5 थी, पहले 5 वस्तु बिक्री थी, तो अब 9 बिक्री, तो कितना बढ़ गया जी, 4/5 बढ़ गया। 5 से कितना बढ़ गया 4, और 4/5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 80%, 80%। तो आपसे ये तो पूछा है कि बिक्री में x% की वृद्धि हुई, x का मान क्या है, तो बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है 80%, तो x की वैल्यू क्या है 80, 80 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सब बच्चों का आ गया, वेरी गुड। 95% बच्चों का आ चुका है, वेरी गुड मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं एक लैंग्वेज पे एक ही सवाल करवा रहा हूं। अब इसके अगला जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर कई सारे करवाऊंगा, ध्यान से सुनो। जी ये बताइएगा बच्चों, एक, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, ठीक। इनमें से 7/12 भाग पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, ठीक है। 45% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। सभी विवाह जो हैं वो मोनोगैमस है। मोनोगैमस मतलब एक आदमी एक स्त्री से शादी कर रही है और एक स्त्री एक ही पुरुष से शादी कर रही है। विवाहित लोगों के साथ उनके जीवन साथी रहते हैं, ठीक है भाई। तो विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है जी मेरे प्यारे भी बताइएगा। कौन इस सवाल को करेगा, और ऑप्शन भी आपके सामने है, बताओ। देखिएगा मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ कि शादीशुदा लोग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तरीके तो इसके मेरे प्यार भी कई सारे हैं, पर मैं रेशियो से ही आपको बताऊंगा। मैरिड पॉपुलेशन, आप मैरिड लोग कैसे निकालते हो, शादीशुदा लोग कैसे निकलेंगे मेरे प्यारे भाई, बराबर टोटल, टोटल लोग गुणा परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल, गुणा परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल। यही सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके भी बताता हूं। जैसे सपोज मेरे दोस्तों एक गांव में टोटल 200 लोग हैं, सपोज, जैसे सपोज एक गांव में टोटल 2000 लोग हैं, और 2000 में से सपोज 55% मैरिड है, 55% शादीशुदा है। भाई एक गांव का आंकड़ा निकला कि इस गांव में 2000 लोग रहते हैं, 2000 में से टोटल 55% की शादी हो रखी है, तो कितने लोग शादीशुदा हैं, 2000 का 55% गुणा करेंगे, 1100 लोग शादीशुदा हैं। यही आ गया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कंसेप्ट है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आपकी सपोज विलेज डेवलपमेंट, आप वीडियो बन गए ग्राम विकास अधिकारी, अब आपको ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, तो आप कैसे आप सरकार को आंकड़ा भेजोगे कि मेरे गांव में टोटल इतने लोग हैं, उसमें इतने परसेंट मैरिड है, इतने लोग मैरिड हुए, कैसे आप बताओगे, बताओ बताइए।
विलेज डेवलपमेंट, आप वीडियो ऑफिसर बन गए तो वहां वीडियो को पूरे गांव का डाटा रखना पड़ता है। भाई इस गांव की टोटल जनसंख्या ये है, एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि इस गांव में ये बच्चा पैदा हुआ, इस घर में टोटल लोग हैं उसमें इतने परसेंट मैरिड हैं, तो मैरिड लोगों की संख्या ये होगी। अब किसी आदमी को ये चीज आती ही नहीं है तो कैसे करेगा? इसलिए तो गवर्नमेंट एसएससी की तैयारी के लिए बोल रही है, समझ में? तो यू शुड नो दिस, ये जनरल बातें हैं, ये कोई हाईफाई चीजें नहीं कि कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलिएगा। तो एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस सवाल में आपको परसेंटेज पूछा है केवल, ठीक है जी। चलो, तो इसमें 7/12 भाग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर टोटल 12 लोग गांव में हैं, अगर टोटल 12 लोग गांव में हैं तो उसमें से 7 पुरुष है, 7 मेल हैं, तो बाकी की जो है 5 वो फीमेल है। ये मेल फीमेल का रेशियो है, ये मेल फीमेल का रेशियो। अगर 7 आपके मेरे दोस्तों मेल है तो बाकी की जो 5 बची 12 - 7 5 फीमेल है। सवाल में साफ साफ बोला है कि हर आदमी ने एक ही शादी करी है, सारे विवाह जो है मोनोगेमस है, यानी कि भाई यानी कि जितने आदमियों की शादी होगी उतनी ही औरतों की शादी होगी, जितने मेल मैरिड हैं उतनी ही फीमेल मैरिड हैं। जितने भाई अगर गांव में 100 आदमियों की शादी हुई है तो 100 ही औरतों की शादी हुई होगी, जितने मेल मैरिड हैं उतनी फीमेल मैरिड हैं। सभी विवाह जो हैं वो एक पत्नी वाले हैं, एक पति वाले हैं। इसका मतलब कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, जितनी मेल मैरिड उतनी फीमेल मैरिड, तो मैंने आपको समझाया है अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि मैरिड पीपल का जो परसेंटेज का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, 5:7 रिवर्स रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर समझा। सवाल ने साफ साफ बोला 45% पुरुष विवाहित हैं, तो मेल, पहले मेल लिखा है, मेल कितने विवाहित है? 45%। तो बच्चों 5 की वैल्यू 45% है, 9 गुना, 5 नाम 45, 9 गुना, 9 गुना। तो फीमेल कितनी मैरिड है? 9 गुना, 7 का 9 गुना, 63% फीमेल मैरिड है। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। ठीक है जी, ये बस सवाल हो गया। अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, पेपर में ये थोड़ा ना लिखोगे आप, पेपर में आप इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना करोगे बच्चों अगर आया, बाकी सब चीज है बेसिक, ठीक है? और उसके अलावा पता नहीं बालक क्या जानना चाहते हैं, समझ नहीं आया, ठीक है जी। चलेगा। इसके बाद मेरे दोस्तों इसी कंसेप्ट में अगली लैंग्वेज, टाइप नहीं बदला अभी, टाइप सेम चल रहा है, ठीक है? इनकम टैक्स वाला सवाल। इसके बाद मेरे दोस्तों अगला टाइप इनकम टैक्स वाला सवाल, और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और आप सभी लोगों ने ये सवाल देखा होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और इस पे मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 ही क्वेश्चन है ना इस पे, 111 हैं, 4 क्वेश्चन, 100, हाँ 4 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर लास्ट टाइप पे खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलिएगा, बताइएगा। A man's annual income has increased by rupee 1.2 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%। बोला है एक आदमी की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, बट इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। आदमी अभी भी उतना ही टैक्स पे करता, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है? लाख में आपको बताना। देखो, एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। भाई इनकम अगर किसी आदमी की बढ़ गई है तो भैया टैक्स भी बढ़ना चाहिए, टैक्स भी ज्यादा भरेगा आदमी, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा, जितना टैक्स पहले देता था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स रेट कम हो गया। इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो पहले 12% था, अब 10% हो गया। इसकी वजह से आदमी जितना पहले टैक्स दे रहा था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा उसकी बढ़ी हुई इनकम, कभी कभी एक्स मानकर बेसिक से बताएं सर, कभी कभी ये क्या कह रहा है, कभी कभी एक्स मानकर बेसिक, प्लीज बात ट्रिक से समझ में आता है। बाढ़ में गया तुम्हारा एक्स, एक्स से पढ़ना है तो मेरे पास रुकने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब के फर्जी मास्टरों से पढ़ लो। जीवन भर एक्स, आज भी एक्स, एक्स मान के बताओ, घूसा मार के मुंह को तोड़ दूंगा, एक्स मान के बताओ। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए कि इनकम टैक्स कैसे इकट्ठा होता है।
बैच क्यों लिया, किताब ले लेते, किताब में ही है सब एक्स मान के, एक्स मान के। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो पंचवर्षीय योजना नहीं है कि 5 साल तक सिलेबस खींचना है। ये जो मैं लिख रहा हूं भाई, ये होता है बेसिक, इसको बेसिक बोलते हैं। पता नहीं तुम्हारे नजरों में बेसिक की क्या परिभाषा है। इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो आयकर, टैक्स मतलब कर बोलते हैं हिंदी में, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। कैसे होता है मेरे दोस्तों, सपोज, ध्यान से सुनेगा, सपोज आपकी इनकम 50,000 रुपए है, एग्जाम्पल के लिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है और सरकार ये कहती है कि जितनी तुम्हारी इनकम है उसका 8% आप हमें टैक्स देंगे। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। की सरकार आपसे इनकम का जितना परसेंट डिमांड करती है कि भाई आप 100% कमा रहे हो तो 100% में से 8% हमें दो, बाकी का तुम रखो, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स, जितनी सरकार आपकी इनकम में से छीन लेती है। तो यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि सपोज एग्जाम्पल के लिए आप 50,000 रुपए महीने के कमाते हो और आप, सरकार आपसे 8% टैक्स मांगती है इनकम का, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो आप सरकार को कितना टैक्स दोगे, 50,000 रुपए का 8% निकालेंगे 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए सरकार को टैक्स चला जाएगा। यानी कि आपकी पॉकेट में कितना बचेगा, 50,000 में से 4,000 घटाओ 46,000 रुपए, 46,000 रुपीज आपकी पॉकेट में बचेगा। ठीक है ना, 50,000 में से 4,000 टैक्स ले लिया सरकार ने, 46,000 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बेसिक जो है टैक्स की कैलकुलेशन। समझ में आया ये कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट। अब सुनो, एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, बट इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रेट है, भाई इनकम पे अगर पहले 12% का टैक्स लग रहा था, अब वो 12% से घटके सरकार ने दया के हिसाब से 10% कर दिया। लेकिन आदमी भाई उतना ही टैक्स भरता है जितना पहले भरता था। आदमी जितना टैक्स पहले भरता था सेम उतना ही टैक्स भर रहा है, टैक्स में कोई चेंज नहीं आया। तो भैया इसका मतलब तो हमने आपको समझाया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनकम टैक्स कांस्टेंट भरा है, जितना आईटीआर पहले गया था आज भी उतना ही आईटीआर गया है। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। भाई रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो क्या है, 12:10 का रेशियो है, 6:5। 12:10 को अगर मैं काटूंगा 6:5 का रेशियो है, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 5:6। 12:10 का रेशियो क्या है, 6:5 है, तो रिवर्स करेंगे 5:6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5:6। ठीक है, क्लियर, 5:6। यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 होगी, तो आदमी की इनकम बढ़ी कितनी, 1 यूनिट। जबकि आदमी की इनकम सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ी कितनी है, 1.2 लाख रुपए आदमी की इनकम बढ़ी है, तो 1 यूनिट का मतलब 1.2 लाख रुपए आ गई। आपसे पूछा आदमी की बढ़ी हुई आय पूछा है, पुरानी आय नहीं पूछा, बढ़ी हुई आय पूछा है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यार आदमी की पहले इनकम 5 थी तो अब बढ़ी हुई इनकम 6 की वैल्यू पूछी है। अगर 1 की वैल्यू 1.2 लाख है तो 6 की वैल्यू क्या होगा, 6 का 1.2 गुना, 6 का 1.2 गुना करेंगे 7.2 लाख। इस सवाल का आंसर है जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सभी को बात समझ में आई है, ठीक है, बोलो हां। तो बच्चों ये इस सवाल का पूरा प्रॉपर एक ही सेकंड का सवाल है, एक ही स्टेप का, और ये लिखना भी नहीं है। हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं बेटा, कल का लेक्चर देख के आओ, कल के लेक्चर में समझाया है क्यों रिवर्स कर रहे हैं। पता नहीं पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है बालक। चलो यार अगला सवाल करिएगा आप लोग। इतने बेकार बालक हो ना यार तुम लोग, इतने बेकार बालक हो जिसकी कोई हद नहीं, इतने बेकार। ये करिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट लगेगा। जरा मुझे करके बता दो इस सवाल का क्या उत्तर है। एक आदमी की वार्षिक इनकम, एक आदमी की सालाना आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है
वो 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। वह अब भी पहले की तरह टैक्स देता है, ठीक है ना। ओके, ही पेड इक्वल, इफ ही हैड पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में उसने इक्वल टैक्स जमा किया है। तो आपसे पूछा है आदमी की इनिशियल इनकम प्रारंभिक आय क्या है, देखिएगा ये कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। एक आदमी की सालाना आय 2.6 लाख रुपए बढ़ गई। भाई अगर किसी आदमी की इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, लेकिन वो टैक्स उतना ही पे कर रहा है जितना पहले करता था। टैक्स का भुगतान उतना ही कर रहा है जितना वो पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है वो पहले 17.1 था। इनकम पे पहले 17.1% टैक्स लग रहा था। आज उसी इनकम पे केवल 13.3% टैक्स देना पड़ रहा है सरकार को। दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। तो बच्चों इस लाइन का कोई मतलब नहीं हो कि दोनों ही केस में 35% इनकम टैक्स फ्री है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। भाई अगर 35% इनकम टैक्स फ्री है तो लग कितनी इनकम पे रहा है, 65% पे ही तो टैक्स लग रहा है। तो हम इसी पे कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले केस में भी इनकम का 65% पे टैक्स लग रहा था, आज भी 65 पे लग रहा है, रेशियो लोगे तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई आदमी की इनकम बढ़ गई लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स सेम है। आदमी जितना टैक्स पहले पे कर रहा था आज भी उतना ही पे करेगा। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कल ही समझाया, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। भाई रेट ऑफ इनकम टैक्स का क्या रेशियो है, इसका रेशियो बताओ किससे जा रहा है। ये 19 से 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, 19 से कट रहा है। रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो 9:7 है, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 7:9। आदमी की इनकम का रेशियो उल्टा होगा 7:9। भाई ये 19 से कट रहा, 19 में 171, 19 सत्ते 133, 9:7। तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 7:9। यानी कि आदमी की इनकम अगर पहले 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 होगी। आदमी की इनकम कितनी बढ़ी, 2 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आदमी की इनकम बढ़ी है 2.6 लाख। तो 2 की वैल्यू 2.6 लाख है, कितने गुना, 1.3 गुना। तो आदमी की इनिशियल इनकम क्या है, इनिशियल इनकम है 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 1.3 गुना होगी, 9.1 लाख। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, 9.1 लाख। अरे समझ पाए जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको यह सवाल समझ में आया? जिनको समझ में आया वो कमेंट में यस लिखें, और जिनको नहीं आया वो 2 बार यस लिखें। इतना बेसिक सवाल, इतना आसान सॉल्यूशन, इतनी सिंपल लैंग्वेज। हाँ लेकिन समझ उसी को आएगा जिसने कल का लेक्चर देखा होगा, जिसने नहीं देखा उसको नहीं आएगा समझ में, आना भी नहीं चाहिए। और ठीक है, ठीक, मुझे लगता है ये सभी को बात पल्ले पड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको पसंद है एग्जाम में वैसे करिएगा। कहां गया जी, आपके सामने सवाल है 113 नंबर जी, ये है सवाल आपके सामने। सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है। एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, एक आदमी की जो सालाना इनकम है वो 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो 26% से 20% हो जाता है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब वो अपनी इनकम पे 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपसे पूछा है आदमी की बढ़ी हुई इनकम बताओ, बढ़ी हुई इनकम क्या है आदमी की, जवाब दीजिएगा। कैसे करेंगे, करो बच्चों। तो ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है, क्यों कि इस सवाल में इनकम टैक्स कांस्टेंट नहीं है। भाई पहले जितना टैक्स दे रहा था अब उससे 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो ये सवाल पिछले सवाल की तरह तो है नहीं। इस सवाल को करने का पहला तरीका एक्स मान के, ठीक है, एक्स मान के भी आसान है ये वाला, इसलिए बता रहा हूं कि माना भाई आदमी की जो शुरुआत में इनकम थी वो एक्स थी, एक्स लाख, अब 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। ये मैं लाख में कर रहा हूं। आदमी की जो शुरुआत में इनकम थी वो एक्स लाख रुपए थी,
अब आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ के x प्लस 4.5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। भाई आदमी जो है अपनी इनकम पे पहले कितना टैक्स दे रहा था, 26%। तो आदमी अपनी x लाख रुपए की इनकम पर पहले 26% टैक्स दे रहा था। आदमी पहले कितना टैक्स दे रहा था, इतना इनिशियल इनकम, ये पहले टैक्स इतना था मेरे दोस्तों आदमी का, x का 26%। अब वो कितना टैक्स दे रहा है, 20%। रेट 26 से 20 हो गया। आदमी की अब इनकम है x प्लस 4.5 लाख, x प्लस 4.5 लाख, और अब आदमी अपनी इनकम पे 20% टैक्स दे रहा है, 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये आदमी अब इतना टैक्स पे कर रहा है सरकार को, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 12,000 रुपए। भाई आदमी जितना टैक्स पहले देता था अब उससे 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि आदमी अब जितना टैक्स भर रहा है और पहले जितना टैक्स भरता था उसका डिफरेंस 12,000 रुपए के बराबर है। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बस यहां एक लाइन का ये सवाल बन गया, यहां से अगर आप x कैलकुलेट कर लोगे, x कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन भी, कंसेप्ट तो बहुत दूर की बात है, कैलकुलेशन ये आपसे नहीं होती है। देखो ये मैंने माना है लाख में कि आदमी की शुरुआत में इनकम x लाख थी, ये 4.5 लाख है। ये तो लाख में लिख रहा है अमाउंट, x प्लस 4.5 लाख, ये x लाख, ये हजार में लिख रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? इस 12,000 रुपए को भी तो लाख में बदलना पड़ेगा। भाई अगर सब कुछ लाख में लिखा है तो 12,000 को भी लाख में लिखना पड़ेगा। अब मेरे देश के जवान मूर्खों ये बताओ कि 12,000 रुपए को लाख में कितना कहेंगे, बताओ जरा। 12,000 रुपए को लाख में कितना कहेंगे? भाई लड़कियां तो इतनी बेकार है ना, इतनी बेकार हैं लड़कियां तो पढ़ने में जिसकी कोई हद नहीं। ज्यादातर लड़कियां इतनी बेकार हैं पढ़ने में, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जैसा उनका दिमाग का स्तर है वो पढ़ ही क्यों रही हैं। 12,000 को लाख में क्या कहेंगे? भाई 1 लाख में मतलब होता है हजार हजार के 100 नोट। 1 लाख का मतलब हजार हजार के 100 नोट, 100,000। तो 12,000 को लाख में बदलना है तो 1 लाख से हम भाग कर देंगे मेरे प्यार भी, तो आ जाएगा 0.12 लाख, 0.12 लाख। तो 12,000 का मतलब हो गया 0.12 लाख। 1 लाख से भाग करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस अब मुझे यहां से बस एक्स कैलकुलेट करना है। अब बताओ बच्चों परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। ये 20% का मतलब 20/100, 20% को आप क्या कहोगे, 20/100। 26% मतलब 26/100। ये 20% का मतलब है 20/100, 20% 20/100। तो बटे 100 और यहां भी बटे 100, तो बटे 100 उधर जाके गुणा में चला जाएगा ना, गुणा में चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, गुणा में चला जाएगा। 20% मतलब 20/100, 26% मतलब 26/100, 100 गुणा में चला जाएगा उधर। तो हो गया जी 12, 100 की 0.12 में गुणा होगी 12, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सिंपल है। अब x की 20 में गुणा 20x और ये -26x, तो 20x और -26x हो गया माइनस का 6x। 4.5 की 20 में गुणा होगी 9, बराबर आ गया मेरे दोस्तों यहां से 12। 4.5 की 20 में गुणा होगी मेरे दोस्तों, सॉरी कितना आ जाएगा आपका, 90 आएगा, बराबर आ गया दोस्तों 12। तो 6x का मान क्या आएगा, 6x उधर, 90 माइनस 12 यानी कि 78। तो x का मान आ गया 13। कैलकुलेट 78/6, 13, 13×6 = 78। तो सॉल्व करने पर x का मान 13 आ गया। आपसे आदमी की बढ़ी हुई इनकम पूछे तो बढ़ी हुई इनकम होगी 13 प्लस 4.5, 13 में 4.5 जोड़ेंगे तो 17.5 लाख। तो आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है वो 17.5 लाख रुपए है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। अब बताओ इस सवाल को मैं इससे सिंपल करके क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं और क्यों समझाऊं? ठीक है जी। तो ये है एक नॉर्मल बिलो एवरेज बालक के लिए जिसका दिमाग थोड़ा घुटने की तरफ है। ठीक है, सिलेक्शन वाले बच्चे के लिए ये सब नहीं है, ठीक है ना, ना ही कोई जरूरत है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए थी पहले से, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के पहले से आपको ये सॉल्यूशन आना चाहिए था। अब यहां क्या सीखोगे वो देखो ध्यान से। प्यारे भाई पिछला सवाल बहुत आसान था, देखो कितना आसान था पिछला सवाल।
अगर मैं इस सवाल को भी पिछले सवाल की तरह बना लूं तो आसान हो जाएगा काम। आप बोलोगे सर वो कैसे? भाई इस सवाल में दिक्कत क्या है कि आदमी आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदमी की इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है वो 26% से घटकर 20% हो गया। आदमी 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। मेरे प्यारे भाई, अगर ये आदमी 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ना दे, अगर आदमी 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देगा ही नहीं, तो यानी कि जितना टैक्स वो पहले पे कर रहा था आज भी उतना ही टैक्स पे करेगा। और ये सवाल पिछले सवाल की तरह बन जाएगा। दो संख्या को प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना लॉजिक सोचने वाली बात। तो आदमी 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देने लग रहा है। सेकंड केस में आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है वो 26% से 20% हो गया, और आदमी की जो है, आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। तो 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगा कितनी इनकम पे है ये बताओ। भाई आदमी जो है अब अपनी इनकम का 20% टैक्स भर रहा है। आदमी अपनी इनकम का 20% टैक्स भर रहा है। आदमी ने 12,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा दिया है, तो 20% की वैल्यू अगर 12,000 है तो 100% 5 गुना करेंगे, 100% 5, 20 का 5 गुना 100, 60,000। यानी कि आदमी 60,000 रुपए की इनकम पे टैक्स भरा होगा, 12,000 एक्स्ट्रा। आदमी ने भाई 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लग रहा है? 60,000 रुपए की इनकम पे 60,000 का 20% निकालोगे 12,000 आएगा, और 60,000 रुपए को मैं कहता हूं 0.6 लाख। 60,000 को 1 लाख से भाग करेंगे 0.6 लाख आएगा। यानी कि मैं आदमी की इनकम अगर 4.5 लाख ना बढ़ाकर, अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 0.6 लाख रुपए कम बढ़ाऊं, यानी कि अगर आदमी की इनकम को मैं केवल 3.9 लाख रुपए ही बढ़ाऊं, मैंने आदमी की इनकम को 60,000 रुपए कम बढ़ाया। तो अगर आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाइए तो 60,000 पे जो 20% टैक्स लगने वाला है 12,000 रुपए एक्स्ट्रा, वो देना ही नहीं पड़ा। अरे आदमी की इनकम 60,000 रुपए मैंने फालतू बढ़ने नहीं दी। जब 60,000 रुपए इनकम फालतू बढ़ी नहीं तो 60,000 पे जो 20% टैक्स लगता 12,000 रुपए वो देना ही नहीं पड़ा। यानी कि आदमी की इनकम अगर 4.5 लाख रुपए ना बढ़ाकर 3.9 लाख रुपए बढ़ाया जाए तो आदमी कोई एक्स्ट्रा 12,000 टैक्स पे नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो 26/20 कितना है भाई? 2 से कट रहा है, 13/10। तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 10/13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आदमी की इनकम 10 से 13 हुई तो कितनी बढ़ी? 3 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आदमी की इनकम बढ़ी है 3.9 लाख। बताओ 1.3 गुना। अगर ये 1.3 गुना है तो आदमी की इनिशियल इनकम भी 1.3 गुना, 10 का 1.3 गुना 13 लाख। तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 13 लाख रुपए आ गई, और आदमी की इनिशियल इनकम 13 लाख रुपए आई है, बाद में 4.5 लाख रुपए बढ़ी थी एक्चुअल में, तो बड़ी इनकम है 17.5 लाख। और ये इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां से करेक्ट है। और ये है स्मार्ट सॉल्यूशन। ये सीखने आप यहां पे आए हो, वो एक्स मान के नहीं। ये किताबों में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये दुनिया की। शिफ्टिंग भी कहते हैं कि इसको शिफ्टिंग मेथड भी कहते हैं। हर किसी के समझने की बस की नहीं है भैया ये। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, देखो जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो स्किप कर दो। उनको 6-7 महीने बाद आएगा समझ में, ठीक है ना? 6 महीने बाद जब वो दोबारा से बैच लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? या फिर रिवीजन करेंगे, या फिर उनकी बुद्धि बादाम खा के थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अभी नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी बताता रहूं, और ना इस ज्यादा टाइम एक्सप्लेन करने का। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे, 114 है लास्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। इनकम टैक्स की जो दर है वो 15.2 से 20.9% हो जाती है। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ा। अब गौरव को पिछले साल जितना टैक्स भरा था उससे 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स गौरव को पे करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट गई। गौरव की इनकम भी 18,400 घट गई। पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाएं, ऑप्शन आपके सामने देखो। इस सवाल में क्या दिया है?
इस सवाल में रेट ऑफ इनकम टैक्स में चेंज दिया परसेंटेज में। रेट ऑफ इनकम टैक्स 15.2% से 20.9% हो गई। इस सवाल में इनकम टैक्स में चेंज दिया कि गौरव पिछले साल जितना टैक्स दे रहा था उससे 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है। इनकम टैक्स में चेंज दिया है। पूछा है गौरव की इनकम, तो बताओ इनकम कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगा, ये आपसे पूछा इनकम। तो हम इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिवाइड करेंगे, इधर आएगा बट्टे में। क्लियर है? ये इनकम का रेशियो चाहिए। अंशु सवाल पढ़ो, इनकम टैक्स का रेशियो है भाई, बोलिए इनकम का रेशियो चाहिए तो कैसे आएगा? इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स से भाग करना पड़ेगा। भाई आदमी ने जो है गौरव ने पिछले साल जितना टैक्स भरा था उससे 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ा। ये 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/18। 1/18 मैंने आपको बताया था 5 सही 5/9% या फिर अप्रोक्स में 5.55% होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि गौरव पिछले साल अगर गौरव ने 18 यूनिट टैक्स भरा था तो इस साल 1 यूनिट एक्स्ट्रा गौरव ने 19 यूनिट टैक्स भरा है। तो टैक्स इस रेशियो में चेंज हुआ। पिछले साल 18 था तो इस साल 19। ठीक है ना? टैक्स अगर मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं, रेट ऑफ इनकम टैक्स की, तो मुझे बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं तो क्या है? पिछले साल अगर 15.2% टैक्स रेट थी तो 20.9%। किस रेशियो में चेंज हुआ? ये किससे जा रहा है? ये 19 से। 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 8 रेशियो 11। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो इस रेशियो में चेंज हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। मुझे इनकम का रेशियो चाहिए। इनकम का रेशियो क्या आएगा? भाई इनकम टैक्स के रेशियो को भाग देना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स से। ठीक है जी, चलेगा। तो भाग करेंगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? गौरव की इनकम का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ना परसेंटेज में चेंज दिया है। तो दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट समझाया मैंने आपको। अगर दो रेशियो को डिवाइड करना है तो उसका शॉर्टकट तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझाया है। अब आप पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं? जब आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आधे बच्चों के मन में ये है कि हाँ यहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते गगन सर से पढ़ गए तो हम ये बैच ले लेते, हमारा भी हो जाएगा। बिल्कुल बकवास और गलत थिंकिंग है तुम्हारी। सिलेक्शन केवल उसी का होता है जो बच्चा पढ़ता है। हमारे पास उससे कहीं ज्यादा बालक ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है वो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझ के बैठे हैं। बचपन में पढ़ाई करनी थी इतनी, करी उन्होंने इतनी सी, और अपने आप को इसी के बराबर समझ रहे हैं हाँ कि हमको तो आता है। जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत करते ही नहीं। 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 से कट रहा है तो 1199 और 19 चौक 76 ही आ जाएगा। 1199 और 19 चौक 76, 99 रेशियो 76 ही आ गया। 99 रेशियो 76 ही आ गया। आपसे पूछा है गौरव की पिछले साल इनकम बताओ, तो गौरव की पिछले साल इनकम थी 99 यूनिट। गौरव की पिछले साल इनकम थी 99। 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11। 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 9 से भी कटेगा, 11 से भी। ये ऑप्शन 11 से कटता है। बस ये काट लो ना 11 से, ये 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। सॉल्व करना चाहते हैं तो करो, सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखो गौरव की इनकम 99 से घट के 76 होगी, तो घटी कितनी? तो आप कहोगे सर 23 यूनिट घटी। 9 - 6 3, 9 - 7 2। और गौरव की इनकम घटी कितनी? 18,400 रुपए। तो 23 यूनिट की वैल्यू 18,400 रुपए कितने गुना? 800 गुना। 23 अट्ठे 184, 800 गुना है। तो गौरव की पिछले साल इनकम थी 99 यूनिट, तो 99 यूनिट की वैल्यू 99 गुणा 800। भाई 99 की जगह 100 होता तो 100 गुणा 800 आता 80,000। 80,000 से 800 कम आएगा। 80,000 से 800 कम, ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है बच्चों। 4 टाइप के सवाल इस पे बनते थे, मैंने आपको चारों करवा दिए भाई साहब। अब बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? किडनी निकाल के दे दूं? एक लैंग्वेज को समझाने में मैंने आपको 30 मिनट लगवा दिया, आधा घंटा इन्वेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। एक्स मान के भी समझा दिया, लिख भी दिया कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर एग्जाम्पल भी दे दिया भाग करके मनविंदर। हाँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर ये बैंकिंग का है, ठीक है ना? बैंकिंग का प्रीवियस ईयर सवाल था ये। बैंकिंग का सवाल एसएससी से बस ज्यादा नहीं, बस 3-4 गुना अच्छे लेवल का होता है।